हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। और आज हम बात करेंगे विज्ञान विषय के लिए कक्षा 9 का लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है चाल और वेग। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं, जो भी आपका नंबर हो। दूसरे नंबर पर विद्यालय का नाम और उसके बाद ब्लॉक्स बनाते हैं, जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा चाल और वेग। सामान्य उद्देश्य स्टार्टिंग के 5 लेसन प्लान तक ही लिखते हैं, तो उसको मैं ओरली बोल देता हूँ। हालांकि पीछे के लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य दिए गए हैं, जिनका आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। तो सामान्य उद्देश्य क्या होंगे? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता को समझाना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान के तथ्यों नियमों का ज्ञान कराना। ये हमारे 6 सामान्य उद्देश्य होंगे। मुख्यतः हम 5 या 6 ही लिखते हैं, लिखने को तो हम 10 भी लिख सकते हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट उद्देश्य हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा आज का प्रकरण है चाल एवं वेग, तो इसी से संबंधित इसके विशिष्ट उद्देश्य होंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हर प्रकरण के, हर लेसन प्लान के अलग अलग होते हैं, जबकि सामान्य उद्देश्य एक विषय के लिए, जैसे विज्ञान विषय के लिए है तो वो कक्षा 8 के लिए भी, कक्षा 9 के लिए भी, कक्षा 7 के लिए भी, सबके लिए एक ही तरह का होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य क्या है? तो ज्ञानात्मक में बच्चे चाल और वेग के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। आप यहाँ बच्चे की जगह छात्र शब्द का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अवबोधात्मक, छात्र चाल तथा वेग को समझ सकेंगे। तीसरा कौशलात्मक है, छात्र चाल तथा वेग के अंतर को समझने में कुशल हो सकेंगे। चौथा है अनुप्रयोगात्मक, छात्र चाल तथा वेग का अनुप्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। ये हमारे 4 विशिष्ट उद्देश्य हो गए हैं। विशिष्ट उद्देश्य 4 ही होते हैं। सहायक सामग्री में तो लपेट सैंपल, जिसे रोलर बोर्ड कहते हैं, पर आंकिक प्रश्न तथा गतिमान वस्तुओं के चित्र, जैसे बस, ट्रेन, रिक्शा के चित्र। शिक्षण विधि जो है तो व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर विधि, इनका प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में छात्र दूरी, विस्थापन तथा उनके मात्रकों के बारे में जानते हैं। अब प्रस्तावना में हम जानते हैं मुख्यतः 3 प्रश्न कम से कम होने चाहिए और अधिकतम 5 प्रश्न, इस न इससे कम न इससे अधिक। तो पहला प्रश्न है दूरी किसे कहते हैं? तो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए तय किए गए मार्ग को दूरी कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि दूरी का मात्रक क्या है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन किसे कहते हैं? तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चाल किसे कहते हैं? तो एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल और वेग में क्या अंतर है? तो यह एक समस्यात्मक प्रश्न बन जाएगा और इसी समस्यात्मक प्रश्न से हम अपना उद्देश्य कथन प्राप्त करेंगे। तो उद्देश्य कथन क्या है? छात्रों, आज हम चाल और वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण है अब इसके बाद 5 ब्लॉक्स बनाएंगे। पहला प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और सैंपट कार्य। तो शिक्षण बिंदु में चाल है। प्रश्न है चाल किसे कहते हैं? छात्राध्यापक कथन में किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जो हमारा जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको हम सैंपट पर भी लिखेंगे, तो चाल बराबर दूरी बटे समय को हम सैंपट पर भी लिख देंगे। उसके बाद चाल का मात्रक, तो दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो इसको भी बोर्ड पर लिख देंगे। फिर हम समय का मात्रक क्या है? हम अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर छात्रों से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और जिन प्रश्नों का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा उनको मुख्यतः क्लास में स्पष्टीकरण भी करेंगे। चाल का मात्रक क्या होता है? तो इसको स्पष्ट करेंगे। तो चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो यहाँ स्वयं से ही नहीं बताएंगे कि दूरी का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, पहले छात्रों से उसका उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो छात्रों से उत्तर प्राप्त हुआ दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो यहाँ से हम चाल का मात्रक किस प्रकार निकाला जाएगा उसको निकालना सिखाएंगे, मीटर प्रति सेकंड। और चाल किस प्रकार की राशि है? तो छात्र मौन रहते हैं, तो कथन देंगे कि चाल एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इसमें लिखेंगे। अब वेग शिक्षण बिंदु में लिखेंगे, वेग किसे कहते हैं? तो इसको स्पष्टीकरण करेंगे कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इसे v से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अब औसत वेग किसे कहते हैं? तो छात्र मौन रहते हैं। छात्राध्यापक कथन में, तो यदि वस्तु का वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तब दिए गए वेग और अंतिम वेग के अंक गणितीय माध्य के द्वारा औसत वेग प्राप्त किया जा सकता है। अब औसत वेग का फॉर्मूला भी लिख देंगे, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो वी एवरेज इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2। तो जहाँ वी एवरेज औसत वेग है, यू प्रारंभिक वेग है और वी अंतिम वेग है। उदाहरण है। अब उदाहरण के द्वारा जो हमने फॉर्मूला बताया है उसको समझाएंगे भी। तो उदाहरण क्या है कि यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर
2400 किलोमीटर प्रति करता है। यदि इस यात्रा को पूरा करने में 8 घंटे का समय लगा है तो कार की औसत चाल को मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करें। तो अब इसके बाद छात्र ध्यानपूर्वक समझेंगे, तो इसको हल करके दिखाएंगे। तो दोनों दूरियों के मध्य अंतर 400 किलोमीटर का, कुल समय 8 घंटे का, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और फिर उसको मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देंगे, तो 50 गुणे 5/18 बराबर 13.9 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब कार की औसत चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की अथवा 13.9 मीटर प्रति सेकंड की। अब त्वरण क्या है, तो प्रश्न है कि मोटरसाइकिल चलाते समय वेग में क्या होता है। तो छात्र उत्तर देंगे कि वेग में परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो छात्र मौन रहते हैं। छात्राध्यापक कथन, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। एक से मतलब होता है एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, अर्थात त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय। यदि वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v तथा समय t है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला यहाँ से आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में t। और यह एक फार्मूला है, इसलिए इसको एग्जाम्पल पर भी लिखना ना भूलें। अब इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे कि यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है, उसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता और बढ़ता है, तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की दिशा में है तो इसे धनात्मक माना जाता है, यदि वेग के विपरीत दिशा में है तो इसे ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है। अब सैंपट सारांश में, तो सैंपट सारांश में उन्हीं प्रश्नों को लेंगे जिनको अभी पढ़ाया गया है, और छात्रों से इनका उत्तर प्राप्त करके इनको सैंपट पर लिखेंगे भी। त्वरण किसे कहते हैं, तो पहला प्रश्न है तो इसको बोर्ड पर लिखेंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। दूसरा है त्वरण का मात्रक क्या है होता है, तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। वेग का मात्रक क्या होता है, तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का सूत्र क्या है, तो त्वरण का सूत्र ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। निरीक्षण कार्य, अब निरीक्षण कार्य क्या होगा कि जब इस सैंपट सारांश को लिख देंगे, तो जब इनको लिखने का निर्देश देंगे कि आप इसको अपने उत्तर पुस्तिका में उतार लीजिए, तो छात्राध्यापक द्वारा सैंपट सारांश को कॉपी पर उतारने का निर्देश देकर कक्षा में घूमकर निरीक्षण कार्य किया जाएगा और छात्रों की निजी सहायता की जाएगी। अब अगला है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो चाल तथा वेग में दो अंतर बताइए। इनको मौखिक रूप से ही पूछेंगे। त्वरण धनात्मक और ऋणात्मक कब होता है, और चाल का मात्रक क्या होता है। ये 3 या 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। गृहकार में भी ऐसे 3 या 4 प्रश्न देंगे। तो पहला है कि 90 किलोमीटर की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। और दूसरा प्रश्न है कि ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है, वह एक रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। ऊषा की औसत चाल तथा औसत वेग को ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान कंप्लीट होता है। आपको और किस टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए, किस विषय के लिए लेसन प्लान चाहिए, या किसी अन्य कक्षा के लिए भी लेसन प्लान चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।